हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। माई सेल्फ आशु, और आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। तो आपका 28 और 29 का पेंडिंग है, वो कल सुबह जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर जो है वो छूटना नहीं चाहिए, ताकि पिछले वाला एक दिन का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दो बेस्ट इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को यार बिल्कुल लास्ट तक देखियो। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर देना है। तो यार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको ये पहली विंडो दिखेगी, उसके ऊपर आपने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो लॉगिन कर लेना है। सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू ही आप लॉगिन इसमें कर सकते हो। उसके बाद जो कि आप फर्स्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये स्क्रीन ओपन होगी और इसके थ्रू आप हमारी करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, सीधा ही वहां से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही सिंपल मेथड है। लेकिन यार आप सब्सक्रिप्शन क्यों खरीदोगे? मतलब ऐसा हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने से आपको फायदा होगा? तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स की पूरी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली करंट अफेयर में हम 3 सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। उसमें डिटेल्ड डेली का करंट अफेयर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी पीडीएफ आपको मिलेगी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर्स। तीसरा आपको मिलेगा क्विज सेक्शन, जो कि आप एप्लीकेशन के ऊपर ही क्विज दे सकते हो और देख सकते हो कि यार मुझे कितना करंट अफेयर याद रहा, जितना मुझे पड़ा, या और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट। वीकली के अंदर भी आपको जो है वो ये सारी चीजें मिलेंगी, तीनों सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि हर वीक के डिटेल्ड करंट अफेयर, फिर आपको मिलेगी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ, एक होगा क्विज सेक्शन, जिसमें क्विज सेक्शन में आप अपने आप को जांचोगे कि यार मुझे करंट अफेयर याद रह रहा है वीक वाइज या और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन में हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। इसका मतलब है पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिलेगा थ्योरेटिकल फॉर्म में। फिर उसको रिवाइज करने के लिए आप यूज करोगे क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वो आपको डिटेल्ड करंट अफेयर मिलेगा, उससे आप जो है वो अपनी रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सकते हो। हर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स होंगे उसी महीने के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। नेक्स्ट आपको मिलेगा पॉकेट पीडीएफ, जिससे कि नाम से पता लग रहा है आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करना चाहते हो, अपने करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हो, तो इस पीडीएफ का आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास डेली, वीकली और मंथली। तो आपको हो गया सर करंट अफेयर तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया दोस्तों, लेकिन स्मार्ट तरीके से करंट अफेयर्स को करने के लिए हम और भी पीडीएफ तैयार करते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर। टॉपिक वाइज करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी करंट अफेयर में जो है वो अपॉइंटमेंट्स ज्यादा आ रही हैं, किसी करंट अफेयर में स्पोर्ट्स का ज्यादा आ रहा है। तो इसको फटाफट रिवाइज करने के लिए हम 20 तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ पे आपको मिलेगा बुक्स एंड ऑथर्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। तो ये सारे सेक्शंस आपको आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन को और इनहेंस करने में हेल्प करेंगे। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 2 सेक्शन अलग से बनाते हैं, स्पेशली फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट्स, कि यार आप जो है वो बैंकिंग और इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स हैं वो अलग से पढ़ो, उसको रिवाइज करो बार बार, और अपना क्विज दो। एप्लीकेशन के ऊपर ही हर महीने ये क्विज होता है, और उसके थ्रू जो है वो आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब भी आपने करंट अफेयर्स को पढ़ लिया उसके बाद आप कर सकते हो उसको। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। कोई भी आपका एग्जाम है तो उसके लिए पीडीएफ आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाएं, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम स्पेशल करंट अफेयर तैयार करते हैं। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम को लॉन्च किया है, या किसी तरह का कोई स्पेशल उन्होंने इशू जो है वो लॉन्च किया, जैसे कि कोविड के दौरान जो है वो उन्होंने गरीब कल्याण योजना स्टार्ट की थी, तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह का लाइक बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हम उसको डिटेल में भी और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी उसको कवर करते हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब यार आपको स्टेट करंट अफेयर्स अलग से परचेज करना पड़ता था, लेकिन अभी हम स्टेट करंट अफेयर जो है वो इसी के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो है वो कोई भी स्टेट का करंट अफेयर यहां से कर सकते हो। सारी स्टेट्स और हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार सब लोग जो है वो अपने स्टेट का एग्जाम भी देते हैं, तो वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, और आपको ये सारी चीजें मिलेगी हमारी एप्लीकेशन के। जैसे ही डाउनलोड करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, सब्सक्रिप्शन 1 साल की भी आप ले सकते हैं, 2 साल की भी ले सकते हैं। दोनों का प्राइस यार बहुत ही मिनिमल है, आप एक बार चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। किस तरह से मिलेगा? अगर आप इस कोड का यूज करोगे H10 का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो जरूर मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर 30 मार्च 2021 का। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले सेक्शन के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हु बिकेम द ओनली
एशियन टू विन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। तो यार इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो उस एशियन का नाम क्या है, ये तो सिंपल हो गया, वो तो हमने करना ही करना है, लेकिन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, मतलब ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं कि ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है। तो दोस्तों आपने याद रखना है ये दो ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम है IUCN, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी है, WCPA। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अवार्ड मिलके दिया जाता है। IUCN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WCPA का मतलब है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक भी याद रखना चाहते हो तो आप IUCN याद रखें कि इनकी तरफ से अवार्ड जो है वो दिया जाता है। किसको दिया जाता है, रेंजर्स को दिया जाता है, मतलब उन लोगों को दिया जाता है जो कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या किसी रिजर्व में, नेशनल पार्क में एज ए रेंजर जो है वो काम कर रहे हैं और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं, और जानवरों की रख रखाव में अपना योगदान जो है वो देते हैं। तो ये अवार्ड जो है वो दोस्तों किसको मिला है, ये मिला है महेंद्र गिरी को, मतलब रेंजर महेंद्र गिरी को ये अवार्ड मिला है। तो आप बिल्कुल आसानी से नाम याद रख सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से टाइगर रिजर्व में ये काम करते हैं, ये काम करते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर। तो मेरे ख्याल से बच्चों को पता होगा कि राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पे है, राजाजी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है। बिल्कुल याद रहेगा सर, सिंपल है। और यहां पे हमने एक बात की थी IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। कहां पे, ग्लैंड। ग्लैंड कहां पे है, स्विट्जरलैंड। तो सिंपल हो गया। तो आप यहां पे देख सकते हो इनका चेहरा, ताकि आपको जो न्यूज है वो लंबे समय तक याद रहे। और यहां पे आप देख सकते हैं बिल्कुल। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कौन है, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। उन्होंने इवन कंग्रेचुलेशन भी कहा स्पेशली महेंद्र गिरी को कि यार आपने ये अवार्ड जीता, और ओनली एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला, अदरवाइज 10 प्रोफेशनल्स को ये अवार्ड जो है वो दिया गया, जिसमें से एक कौन है, महेंद्र गिरी हैं। तो ये नाम आपने जरूर याद रखना है। और 10 प्रोफेशनल्स को ये अवार्ड मिला है, मैं बता चुका हूं किसकी तरफ से दिया गया, IUCN और WCPA, लेकिन आपने याद क्या रखना है, IUCN। हेडक्वार्टर मैं बता चुका हूं स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अवार्ड के अंदर उनको कितनी राशि मिलेगी, उनको $10,000 जो है वो दिए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आप यहां पे और भी ऑप्शंस देख रहे हो यार, ये भी ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लाइक आप यहां पे देख रहे हो कि आपको यहां पे नाम दिख रहा है अंजलि भारद्वाज जी का। अंजलि भारद्वाज को अवार्ड कौन सा मिला है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। याद रखना है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड, एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। तो उन्होंने काम किया था एंटी करप्शन को, मतलब करप्शन को खत्म करने के लिए, तो इसलिए उनको यह अवार्ड मिला। नेक्स्ट आप देख रहे हो मनासा वाराणसी या मनसा वाराणसी। तो यार मतलब उनको ये अवार्ड किस में मिला, तो मतलब ये अवार्ड नहीं है कह सकते हो, मतलब वो जीती हैं ये। तो ये अवार्ड था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 इन्होंने जीता है, और ये VLCC की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। महेंद्र गिरी के बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है किसका, रॉबर्ट इरविन का। तो यार रॉबर्ट इरविन ने जो अवार्ड जीता है, ये किस फील्ड में जीता है, याद रखना है, ये फर्स्ट प्राइज, ये याद रखना फर्स्ट प्राइज है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड की तरफ से दिया गया। तो याद रखना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर फर्स्ट प्राइज किसने जीता, रॉबर्ट इरविन ने। तो ये सारे के सारे आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज वन द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2020 फॉर द फिक्शन कैटेगरी फॉर नॉवल हैमनेट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आ गई कि यार कौन सी नॉवल ने फिक्शनल करेक्टर के अंदर जो है, फिक्शनल कैटेगरी के अंदर जो है अवार्ड जीता। फिक्शनल कैटेगरी का मैं नाम बताना चाहूंगा आपको। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी मन से जो है वो उस कहानी को लिखना है, उसका जो है वो रियल लाइफ से कोई लेना देना जो है वो नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्शनल, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया है, उसको क्रिएट किया है। तो पहले तो नॉवल का नाम याद रखना है, क्या है, हैमनेट। तो इसको याद रखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये अवार्ड, मतलब ये बुक जो है, ये नॉवल जो है वो किसने लिखी है, जिनको ये फिक्शनल कैटेगरी के अंदर मिला है। अदरवाइज कैटेगरीज और भी हैं, नॉन फिक्शनल कैटेगरी भी है, बायोग्राफी भी है। टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर जो है वो ये दिया जाता है, लेकिन आपने जो है वो यार जरूर रखना है। तो यार पहले हम आंसर कवर करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो किसने इस अवार्ड को जीता है, तो याद रखना है मैगी ओफेरिल। तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है, और ये इन्होंने ये नॉवल लिखी है हैमनेट, जिसके अंदर जो है वो शेक्सपियर के बेटे के बारे में बात की गई है, जिसका नाम जो है वो क्या था, हैमनेट। तो फिर किस तरह से हैमनेट की बीमारी के कारण डेथ हो जाती है,
और किस तरह से वो आगे जो है वो सिचुएशन रहती है पूरी फैमिली की, फिर आगे पूरा नॉवल जो है वो तैयार किया गया शेक्सपियर के बेटे के ऊपर जिसका नाम है हैमलेट। तो इस तरह से इसको तैयार किया गया। तो याद रखना है ये आयरिश ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, मतलब आयरलैंड और ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। जो बाकी आप नाम देख रहे हो यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हो ए ऑप्शन को, टॉम ज्वेलनर। टॉम ज्वेलनर को मिला है नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो ये फिक्शन कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में किया। अदरवाइज टॉम ज्वेलनर को जो अवार्ड मिला है वो मिला है फिक्शन नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर। और नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर उनकी एक नॉवल थी आइलैंड ऑन फायर। तो आइलैंड ऑन फायर बुक के लिए जो है वो उनको अवार्ड मिला है, लेकिन वो नॉन फिक्शन कैटेगरी के मिला है। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कैथी पाक होंग। कैथी पाक होंग को मिला है ऑटोबायोग्राफी के लिए, मतलब इनकी अपनी बायोग्राफी, उसके बारे में इन्होंने लिखा, अपने बारे में लिखा, उसका नाम था माइनर फीलिंग्स। तो उसके लिए जो है वो इनको अवार्ड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट ऐसे ही आप देखोगे एमी स्टैनले। एमी स्टैनले को जो अवार्ड मिला है वो किसके लिए मिला है? उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। क्या नाम है उसका? स्ट्रेंजर इन द शोगन सिटी। तो मतलब एक जापानीज वोमेन है और उसके वर्ल्ड के बारे में जो इसमें बताया हुआ है। तो मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ क्या है, एक फिक्शनल कैटेगरी, एक जो है वो नॉन फिक्शनल कैटेगरी। ये दो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैगी ऑफ फेरिल हैमलेट विंस बुक क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द फिक्शनल कैटेगरी। तो ये आपने जरूर याद रखना। और ये अवार्ड कौन देता है? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। मतलब ये अवार्ड दिया जाता है एनबीसीसी की तरफ से, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एनबीसीसी याद रखें। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल बुक का अवार्ड जो है वो किसको मिला? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैगी ऑफ फेरल को ये अवार्ड मिला है हेमनेट बुक के लिए, और हेमनेट शेक्सपियर के बेटे के बारे में यहां पे बताया हुआ है। एवरी ईयर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। मार्च नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 6 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बात की है इसके अंदर। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, पोएट्री, लेकिन सारे याद नहीं करने। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who got the Role Model Award at the 11th Confederation of Indian Industries National HR Excellence Award 2020-21? तो यार ये जरूर याद रखना है, रोल मॉडल अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के ही आपने आंसर करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आपने आंसर करना है और इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो आपने याद रखना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है वो कौन सी है? गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, खास करके पावर सेक्टर के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर वो आती है, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो मेरे ख्याल से यार अब बच्चों को कोई आंसर देने से नहीं रोक सकता। आंसर क्या होगा इसका? एनटीपीसी होगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, उनको यह अवार्ड मिला है रोल मॉडल अवार्ड एट द 11th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नेशनल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21। इसको सिर्फ क्वेश्चन वाइज ही क्या कर लें, याद कर लें। और आपने एक बात और याद रखनी है कि एनटीपीसी ही एक ओनली ऐसा पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसको ये हाईएस्ट अवार्ड मिला है। ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी के अंदर, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से दिया जाता है। तो सिंपल, बस इसी तरह से आपने क्वेश्चन याद रखना है, और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं जो जो हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसको हम स्कोप के नाम से भी जानते हैं। और काफी बच्चों को शायद स्कोप जो है वो नहीं पता होगा कि ये सर ऑर्गेनाइजेशन हम पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यार इसका क्या काम है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब सीपीएससीज हैं, जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। कौन सी बॉडी रिप्रेजेंट करती है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये याद रखना है। इसका अध्यक्ष जो है, रिसेंटली जो चेयरपर्सन है, वो किसको बनाया गया? एक हिंट देता हूं आपको, 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। जो सेल के, ध्यान रखना है, जो सेल के क्या है, याद रखेंगे। फिर से दोबारा से बोल रहा हूं, जो सेल के क्या हैं, नए रिसेंटली चेयरमैन जो है वो बनाए गए थे। अभी उनको रिसेंटली जो है वो जनवरी 2021 में उन्होंने अपना पद संभाला था एज ए चेयरपर्सन ऑफ सेल, तो उनको ही बनाया गया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। और यार वो नाम कौन सा है? सोमा मोंडल जी हैं। तो आप सबको पता है सोमा मोंडल जी को सेल का चेयरपर्सन बनाया गया था, और फर्स्ट वुमेन थी वो जिनको सेल का चेयरपर्सन बनाया गया था। तो अपने आप में क्वेश्चन तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट निकल आया यहां से। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि उन्हीं को क्या लगाया गया? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का भी नया चेयरमैन लगाया गया। लेकिन यार बाकी जो नाम आप ऑप्शन के देख रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप सबसे पहले यहां पे नाम जो है वो देख रहे हो, किसका देख रहे हो? यहां पे आप देख रहे हो अजय सिंह का। तो अजय सिंह कौन है? तो अजय सिंह को क्या लगाया गया है?
तो मैंने हर बार बताया है आपको, ऑप्शन के अंदर भी बहुत बार कवर किया कि अजय सिंह क्या बनाए गए हैं। अजय सिंह बनाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। नेक्स्ट आर एस शर्मा, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको आर एस शर्मा जी के बारे में नहीं पता होगा। ये क्या बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। याद रखना है, आयुष्मान भारत स्कीम मतलब जन आरोग्य स्कीम की बात कर रहे हैं, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है अजय माथुर जी का। अजय माथुर जी क्या बनाए गए? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यार तीन अलग से आप क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप सोमा मंडल जी का चेहरा देख लें ताकि आपको याद रहे। ये सेल की भी चेयरमैन है और पहली वुमेन थी जो सेल की इलेक्ट हुई थी, और उनको स्कोप का भी जो है वो क्या लगाया गया, चेयरमैन लगाया गया। मैं स्कोप का आपको बता चुका हूं, ये रिप्रेजेंट करती है जितने भी सेंटर पब्लिक सेक्टर हमारी एंटरप्राइजेस हैं, और वो पहली फंक्शनल डायरेक्टर थी सेल की और फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी सेल की। तो ये दो तीन चीजें आप जो है वो साथ में याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द अर्थ आवर 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 27th मार्च 2021। 2021 में ये 27 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। लेकिन एक बात आपने ध्यान में देनी है कि अर्थ आवर जो है वो हर साल जो है वो लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो इस बार 27 मार्च को था, तो 27 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया गया। आपने अर्थ आवर का थीम जो है वो बताना है कि क्या है, और इसी के साथ आपने याद रखना है कि यार अर्थ आवर मनाया क्यों जाता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आपने कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट क्राइसिस को हमने ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो क्लाइमेट को खराब कर रही हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, और किस तरह से हम एक ह्यूमन जो है वो दूसरे ह्यूमन के काम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो वो अर्थ आवर जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो 2021 का जो थीम है वो क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो बिल्कुल याद रखें, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ जो है वो क्या रहेगा, थीम रहेगा 2021 के जो हमारे पास अर्थ आवर है। तो बाकी जो थीम देख रहे हो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो लास्ट ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा बता चुका हूं इसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 दिसंबर 2020 को दिन मनाया गया, और कौन सा दिन था? ये वर्ल्ड एड्स डे, और उसका थीम क्या था दोस्तों? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन। ये किसका थीम है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑन फीमेल। याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, और ये उसका थीम था, और ये 6 फरवरी 2021 को ही मनाया गया। नेक्स्ट है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ की पावर को यूज करना है आपने, किसके लिए? ये यूज करना है ताकि हम नेशन बिल्डिंग में उसका यूज कर सकें। ये नेशनल यूथ डे जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, 12 जनवरी को ये मनाया जाता है, और इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये चारों थीम्स जो है वो याद रखने हैं, लेकिन अर्थ आवर का थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो यहां पे देख सकते हो अर्थ आवर, लेकिन आपने इतना याद जरूर रखना है कि ये लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है मार्च के महीने में। क्यों मनाया जाता है? ताकि अर्थ के अंदर क्लाइमेट को हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो अब देखो, अर्थ आवर जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास रूट मूवमेंट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहली बार ये 2007 में मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया में, और 2022 में 26 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट सैटरडे जो 26 मार्च को आएगा। अर्थ आवर 2021 का एम क्या है कि नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना है, और अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। तो उसके बारे में ये बात करता है। तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, ये इसमें अहम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम WWF भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ग्लैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। आज हमने ग्लैंड के अंदर दो जो है वो किए हैं, एक IUCN किया है, और एक हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें। विच बैंक अलॉन्ग विद HPCL लॉन्च्ड कार्बन कार्ड? और ये कार्ड जो दोस्तों हैं, ये किसके साथ मिलके लगाया गया है? ये रुपए के साथ मिलके जो है वो लगाया जा रहा है। मतलब जो ब्रांडिंग होगी वो किसकी होगी? रुपए की होगी। और ये HPCL होगा, और HPCL का कार्ड होगा क्योंकि कार्बन कार्ड है। और साथ में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा बैंक जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1919 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके MD और CEO कौन है? श्री राजकिरण राय जी। कौन है? राजकिरण राय जी। तो ये आपने जरूर याद रखना है। तो ये HPCL का कार्ड है, यूनियन बैंक ने लॉन्च किया। इसका नाम भी दोस्तों क्या है? यूनी कार्बन कार्ड। तो याद रखेंगे, यूनी मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
और कार्बन कार्ड मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फ्यूल्स की। फ्यूल का मतलब हम बात कर रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन की, HPCL की यहां पे बात हो रही है। और रुपए जो है वो इसको क्या करेगा, को ब्रांड करेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इस कार्ड का यूज करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आप इस कार्ड को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करेंगे तो आपको ऑफर्स दिए जाएंगे, आपको कैशबैक मिलेगा, तो अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है वो आपको दी जाएंगी। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन और इन्वॉल्व है, वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने इसके लिए सहमति जो है वो प्रकट की है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजेशन HPCL। HPCL के बारे में जो है वो जानना है कि इसके जो MD और चेयरमैन है वो कौन है, ये आपको पूछा जा सकता है। MD और चेयरमैन जो है वो कौन है, मुकेश कुमार सुराना। तो याद रखेंगे मुकेश कुमार सुराना, ये इसके क्या है, HPCL के MD और चेयरमैन। और HPCL जो है वो 1952 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। द जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन साइंड ए MOU विद हुम फॉर द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर, ताकि यार जम्मू कश्मीर की जो है वो उन्नति हो सके, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सके। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि 2019 में जो है वो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, तो इसको एक अलग से स्टेटस मिला। तो इसको इंप्रूव करने के लिए जो है वो इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, और वो जोर दिया जा रहा है ताकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे क्या कर सके, हम आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए उन्होंने किसके साथ टाई अप किया है, खास करके एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फिल्म टूरिज्म सेक्टर के अंदर। और दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना है ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। और इसमें सिर्फ एक ही चीज आप याद रख सकते हैं कि ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी बेसिकली आप कह सकते हो मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो इसको लिया जाता है। तो सिंपल है दोस्तों, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इसको लिया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, न्यू दिल्ली में होगा। तो ये याद रखना है आपने। और यहां पे आप देख सकते हो JKTPO, जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, MOU विद ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर के लिए। तो सिंपल है यार, नाम से पता लग रहा है कि क्या करना है यहाँ पे करना है कि जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम होगा। तो जो भी जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं, खास करके एग्रो इंडस्ट्री के, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाया जा सके, और किस तरह से पहुंचाया जाएगा उसके बारे में यहां पे बात होगी। ये MOU दोनों के बीच में साइन किया गया। और साउथ एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फेसबुक फूड बेस्ड ट्रेड शो है ये, और इसका नाम है इंडस फूड 2021, जो कि कहां पे हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो एक तो आपने याद रखना है इंडस फूड 2021 जो है ये कहां पे हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। और कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने साइन अप किया ये हम बात कर चुके हैं। रिसेंटली आपने याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर जो है उन्होंने MOU साइन किया किसके साथ, नॉर्थ ईस्टर्न केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ, ताकि बैम्बू कल्टिवेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हम क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। तो ये दो चीजें जो है वो आपने जरूर याद रखनी है। JKTPO आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु लॉन्च्ड ए न्यू असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन से बोर्ड ने जो है वो स्टार्ट किया है न्यू असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के छात्र हैं उनको डेली बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से टैकल किया जाता है। तो मतलब कम्पिटिटिव बनाने के लिए उनको डेली कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके को देख के उनकी असेसमेंट की जाएगी। तो मतलब ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री जो है, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है कर रही है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक हिस्सा भी है। और ये कौन कर रहा है दोस्तों, ये CBSE की तरफ से ये किया गया, मतलब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो आप यहां पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ एंड इंग्लिश। मतलब तीन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस होगा, साइंस, मैथ और इंग्लिश के ऊपर फोकस होगा। और ये CBSE और ब्रिटिश काउंसिल जो है वो मिलकर कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल की दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से काम करती है इंडिया के साथ मिलकर, एक अल्फा प्लस और एक कैम्ब्रिज। ये दोनों बहुत ही अच्छे से काम करती हैं ताकि स्कूल लर्निंग को इंप्रूव किया जा सके। तो आपने याद रखना है फोकस सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इंग्लिश, साइंस और मैथ। और ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ये पूरा कोर्स डिजाइन किया जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो उनको परखना है, और डेली बेसिस के प्रॉब्लम के बेसिस पे उनकी असेसमेंट की जाएगी। और इनको फेज्ड मैनर में स्टार्ट किया जाएगा 2024 तक जो है, मतलब इसको फेज्ड मैनर में स्टार्ट किया जाएगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज के अंदर जो है वो किसको लिया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय को लिया जाएगा, नवोदय विद्यालय को, चंडीगढ़ को लिया गया, इसमें प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं पूरी कंट्री के अंदर उसको इसके अंदर लिया गया। और उसमें ब्रिटिश काउंसिल की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जुड़ी हुई है, जो बहुत ही काम कर रही है, अल्फा प्लस जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मतलब अल्फा प्लस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो।
और यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्तों, सीबीएसई इंपॉर्टेंट हो गया। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है, मनोज आहूजा। तो याद रखेंगे मनोज आहूजा सीबीएसई के जो हैं वो क्या हैं, चेयरपर्सन हैं। और सीबीएसई कौन से ईयर में बना था, 1962 में। ये क्वेश्चन रिसेंटली स्टेट एग्जाम में पूछा गया है 1962 में, और हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। IFSCA साइंड एन MOU विद whom टू डेवलप गिफ्ट सिटी एज द वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि IFSCA क्या है। IFSCA का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो ये जो है वो इसकी एब्रीवेशन है। इसको रिसेंटली 2020 में ही जो है वो स्टैब्लिश किया गया था एज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाने के लिए। इसका एक्ट 2019 में आया, लेकिन इसकी स्टैब्लिशमेंट 2020 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी का मतलब मैं यहां पे बता देता हूं आपको, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो यार IFSCA तो मैंने बहुत बार आपको कवर करवाया है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी वो सारी यहीं प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ अब टाई अप किसने कर लिया, वो टाई अप कर लिया दोस्तों किसने, तो यहां पे आपको ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिख रही हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा, सीधा मैं आंसर बता देता हूं। आंसर याद रखना है, किसके साथ टाई अप किया, फिक्की के साथ ये टाई अप हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ ये टाई अप हुआ है। तो आप देख सकते हो फिक्की, गिफ्ट सिटी और IFSCA मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है उसके साथ ये टाई अप किया है, ताकि हमने गिफ्ट सिटी को क्या करना है, डेवलप करना है और वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब जो है वो बना देना है गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो यहां पे आप देख सकते हो MOU जो है वो फ्यूचर कोलैबोरेशन एंड कॉपरेशन करेगा फिक्की और IFSCA के बीच में, और गिफ्ट सिटी को जो है वो और भी बेहतर जो है वो बनाएगा। और फिक्की जो है वो IFSCA को असिस्ट करेगा कि किस तरह से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए आपने डेवलपमेंट जो चीजें चाहिए वो फिक्की जो है वो प्रोवाइड करेगा। एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चलाएगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स को फायदा मिल सके, और खास करके वो स्टार्टअप जो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज करते हैं, जो उस एरिया में काम करते हैं। टॉप 5 फाइनेंशियल टेक डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया के अंदर कौन कौन सी है, मुंबई है, बेंगलोर है, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम और हैदराबाद। ये सबसे बेहतर और टॉप 5 फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन भी हैं पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं बेंगलोर और मुंबई की, ये 42% जो है वो मतलब सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है वो यहां पे ओपन होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, IFSCA के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन एक कंफर्म्ड है कि जो आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन, क्योंकि ये 2020 में बनाई गई तो अभी तक वही है, और वो कौन है, इंजेती श्रीनिवास। ये आप यार याद कर लें किसी भी तरह से, इंजेती श्रीनिवास 2020 में इस बॉडी को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। और फिक्की का पता ही आपको प्रेसिडेंट कौन है, उदय शंकर जी, रिसेंटली 2020 में अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट आते हैं, हु वन एंड डी थ्रोन्स, यहाँ पे एंड आपने लगा लेना, एंड डी थ्रोन्स दुती चंद टू विन 100 मीटर टाइटल एट फेडरल कप। और इसकी पूरी फुल फॉर्म है फेड कप की, फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2021। और 100 मीटर में किसने जो है वो दुती चंद का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, ये आपने मुझे बताना है। और ये रिसेंटली जो है वो इसका फाइनल जो है वो कहां पे हुआ है, पटियाला के अंदर हुआ है। पटियाला कहां पे है, पंजाब के अंदर ये हुआ है। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर होगा यस, आंसर होगा धनलक्ष्मी। बहुत से बच्चों ने आंसर साथ ही साथ बता दिया, और इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने द्युति चंद को भी हरा दिया, हिमा दास को भी हरा दिया, और इन्होंने बहुत ही कम टाइम लिया, इन्होंने केवल 11:39 सेकेंड जो है वो लिए, लेकिन दुती चंद ने जो है वो 11:58 सेकंड जो है वो लिए। तो डिफरेंस के कारण जो है वो यहां पे क्या हो गया, दुती चंद जो है वो यहां से हार जाते हैं, और गोल्ड मेडल जो है वो कौन ले जाता है, धनलक्ष्मी जी ले जाते हैं। और उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो दुती चंद का 100 मीटर में जो है वो ब्रेक कर दिया। और ये फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2021 का फाइनल कहां पे हुआ है, पटियाला के अंदर। और हिमा दास जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी पहले ही, अदरवाइज वो भी थी रेस में, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पहले ही। उसका कारण था कि उन्होंने स्टार्ट जो है वो गलत तरीके से किया था, जिसके कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो दुती चंद का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया गया। तो सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह से इसको याद रखेंगे, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। और मैं आपको टाइम बता चुका हूं। अब नया रिकॉर्ड जो है वो किसके पास है, धनलक्ष्मी जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्चुअली एड्रेस द 7th एनुअल समिट ऑफ नैट हेल्थ, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस एनुअल समिट। तो नैट हेल्थ जो एक एनुअल समिट है, ये हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है।
लेकिन इसका मेन योगदान यही है कि इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश रहती है हेल्थ सेक्टर के अंदर। और कोविड के कारण तो यार ये मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि हम हेल्थ सेक्टर के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकें और देखा जाए कि इंडिया की कितनी पोटेंशियल है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका थीम याद रखना है, द क्लॉक इज टिकिंग तो यार गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने रिसेंटली आपको बताया कि ट्यूबरक्लोसिस का थीम है, ट्यूबरक्लोसिस डे उसका थीम जो है वो रखा गया है। और नेक्स्ट आप देख रहे हो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये एक थीम बहुत ही फेमस रहा है और हमने इसको बहुत बार कवर किया है। ये प्रवासी भारतीय दिवस मतलब एनआरआई डे का, जिस दिन गांधी जी वापस आए थे 9 जैन का। फिर ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये किसका थीम है, ये वर्ल्ड एड्स डे का थीम है। तो मतलब सिंपल सिंपल आंसर हो गए हैं, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा, कि किस तरह से पोस्ट कोविड एरा में हम हेल्थ सिस्टम को और इंप्रूव कर सकते हैं। और ये नैथ हेल्थ समिट जो है वो याद रखना है 7th, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च किया होगा बाय डिफॉल्ट। इसका थीम जो है वो जरूर याद रखना है कि पोस्ट कोविड एरा के अंदर हम किस तरह से हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हेल्थ सेक्टर के अंदर, और हेल्थ सेक्टर में हम 2021-22 में बहुत बड़ा बजट जो है वो लेके आए हैं, और जो मेन 6 पिलर हैं उसमें हेल्थ को रखा गया, बाय डिफॉल्ट रखा जाएगा यार। और आपने याद रखना है कि बहुत बड़ा बजट और ऑलमोस्ट जो है वो इंक्रीज जो है वो डबल से भी ज्यादा कर दिया गया, मतलब 2,23,846 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। मतलब ये पिछले साल से अगर आप देखोगे 137% इंक्रीज है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकें। और स्टेट्स को भी कहा गया कि यार अपने अपनी जीडीपी का जो है वो ज्यादा आप इसके ऊपर इन्वेस्ट किया करें। और आपको पता है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना जो है वो गवर्नमेंट ने हाईलाइट की कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने न्यूज में याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर की तरफ से कोविन नाम से एक ऐप को डेवलप किया गया था। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था और मोबाइल एप्लीकेशन थी, जिसके थ्रू रियल टाइम में हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन कहां पे डिलीवरी हो रही है, कितनी वैक्सीन पड़ी हुई है, सारा रिकॉर्ड जो है इसमें आ जाता है। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है दोस्तों, कोविन, इसको याद रखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हम अभी बात करके हटे हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी कौन सी है, चांदनी चौक। कौन सी है, चांदनी चौक, ये याद रखेंगे, न्यू दिल्ली। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अश्विनी कुमार चौबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द थर्ड फेज ऑफ इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन विच कंट्री विद स्पेशल फोकस ऑन रिसर्च बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले यार आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट है ये है क्या। इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट जो है एक मल्टीपर्पज बीम लाइन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो है ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो कि एक्सपेरिमेंट्स होंगे एक्सरे बेस्ड, तो उसको इंप्रूव करने के बारे में है। तो नई टेक्नोलॉजी एक्सरे से रिलेटेड या एक्सरे सोर्सेज को और बेहतर बनाना, तो उसके लिए जो है वो इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये कौन सी कंट्री के साथ दोस्तों मिलकर स्टार्ट किया गया था, जापान के साथ स्टार्ट किया गया था। तो इसका फर्स्ट फेज जो है वो 2009 के अंदर जो है वो किया गया, और ये 2015 तक चला, 6 साल ये फेज चला। इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि नैनो मटेरियल्स के ऊपर एक्सरे टेक्नोलॉजी का काम हुआ, और 45 इंडियन इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसको यूज भी किया गया। फिर दूसरा फेज दोस्तों स्टार्ट हुआ 2015 में, बेसिकली 16 कह सकते हैं क्योंकि 2015 में ये खत्म हुआ, 2021 तक चलेगा, मतलब 5 साल तक आप कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट चला। और इसमें जो है वो क्या किया गया, इसमें जो है वो अलग अलग आप कह सकते हो एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम किया गया। अब तीसरा फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका थर्ड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी डेडलाइन नहीं है कि कब तक खत्म होगा, लेकिन जब तक इसका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। और ये दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका जापान होगा। तो आप देख सकते हो थर्ड फेज ऑफ इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट फॉर मटीरियल रिसर्च इन जापान इनिशिएटेड, और इसका कहां पे है सेंटर, इसका जापान के अंदर है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये एडवांस एक्सरे टेक्निक्स के ऊपर काम होगा, मटीरियल रिसर्च के ऊपर खास करके। और ये काम भी यही है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट भी इसीलिए किया गया था ताकि एक्सरे रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह से किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें एक बात याद रखने वाली है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कौन से ईयर में किया गया था, 2007 में। ओवरऑल स्टार्ट कब किया गया था, 2007 में। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है इसको स्टार्ट किया गया था अंडर द नैनो मिशन इन जुलाई 2007। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी की, जिनकी हम अभी बात करके हटे हैं। और जापान के बारे में आप सब बच्चों को पता है, जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जोशीहिडे सुगा। कैपिटल जो है वो टोक्यो है, करेंसी जो है वो येन है। एम्परर ऑफ जापान, ये आपने याद रखना है, ये नारुहितो है।
ये बहुत से बच्चों को नहीं पता, नारुहितो। और फेज 1 और 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं। और रिसेंटली इंडिया और जापान ने एमओयू साइन किया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें वो 5G और 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करेंगे। तो ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हु हैज स्वॉन इन एज ए यूएस सर्जन जनरल। और उनको 2 बार लगा दिया गया है। पहले जो है वो आप कह सकते हो ओबामा जी ने भी लगाया था, अब दोबारा से जो है वो उनको जो है वो चुना गया है और वो इंडियन अमेरिकन हैं। तो उनका नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। और ऐसे करते हैं कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, फिर आंसर करते हैं, फिर आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से क्या रहेगा, याद रहेगा। तो सबसे पहले नाम आप देख रहे हो यहां पे किसका, परवीन सिन्हा का। तो प्रवीण सिन्हा जी को यार रिसेंटली अपॉइंट किया गया क्या, इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो इनको टेम्परेरी डायरेक्टर सीबीआई का लगाया गया था प्रवीण सिन्हा जी को। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारे पास आयशा अजीज। शायद आपने नाम जो है वो कवर किया होगा, हमने बहुत बार कवर किया है। आयशा अजीज जी इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट थी, तो इसका मतलब ये भी कोई आंसर नहीं हो सकता। एनडी जेसी आपको पता ही है कि क्या लगाए गए हैं, सीईओ लगाए गए हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज के, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा, डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो इनको लगाया गया दोस्तों यूएस सर्जन जनरल, मतलब हाईएस्ट पोस्ट हो जाती है सर्जन जनरल की। और इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये जो भी प्रेसिडेंट होंगे, जैसे अभी बाइडन हैं, तो उनको बताएंगे कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, या जितनी भी गवर्नमेंट की आवाज होगी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, वो किसकी होगी, यूएस सर्जन जनरल की होगी। मतलब एक बहुत बड़ी पोस्ट है। और ये 21st जनरल सर्जन बने हैं। इससे पहले भी रह चुके हैं 19th नंबर के, मतलब बीच में एक बंदा और रहा था, तो 19 नंबर के भी रह चुके हैं। तो 21st बने हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। सिर्फ नाम याद रखना है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और दूसरी बार चुने गए हैं, पहले बैरक ओबामा जी के टाइम पीरियड पे भी चुने गए थे। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 चीजें आप यहां से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा जी ने भी इनको नॉमिनेट किया था 2013 में, 37 साल के थे तब, और यंगेस्ट पर्सन थे इस ऑफिस के लिए। अभी तो मतलब 43 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उस टाइम पे 37 साल के थे। और प्रेसिडेंट बाइडन को ये एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। चैनल को लाइक जरूर करना है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर जरूर करना है। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड बनाना फेस्टिवल। तो यार मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन इसको बुद्धा पार्क, और दोस्तों बुद्धा पार्क कहाँ पे है, बुद्धा पार्क है दोस्तों कुशीनगर में। कुशीनगर वो जगह जहाँ पे महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, तो वो जगह है दोस्तों कुशीनगर। तो कुशीनगर में, जिसको बुद्धा पार्क जो है वो बाद में बनाया गया, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया। मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन सी स्टेट की, उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, और आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो गवर्नर हैं। एक नेशनल पार्क जरूर याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क आप जरूर याद रखेंगे। तो बनाना फेस्टिवल जो है वो स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, 22 मार्च से लेकर 25 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और ये बनानास की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन, और इसमें कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से स्टार्ट की गई थी, ताकि जो आर्टिजन्स हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम ग्लोबल लेवल पे पहुंचा सकें। और फ्लिपकार्ट के साथ इसके लिए टाई अप जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड पासेक्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो पासेक्स एक्सरसाइज यार हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट अब हम 1-2 दिन छोड़ के कर रहे हैं। रिसेंटली जो है वो आपको पता है बांग्लादेश के साथ हमने की, हमने मेडागास्कर के साथ पहली बार इस एक्सरसाइज को किया, वियतनाम के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब इतनी कंट्रीज के साथ हो रही है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार जो है वो किसके साथ हुई है, यूएसए के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो की गई है। तो इसलिए इसको जो है वो थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये कहां पे की गई है, बे ऑफ बंगाल में की गई है, इसको याद रखेंगे। और इंडियन नेवी की तरफ से शिवालिक जो आप कह सकते हो वॉरशिप है, उसको यूज किया गया था, क्योंकि ये नेवी की एक एक्सरसाइज है जो हम फ्रेंडली नेशंस के साथ करते हैं। बिल्कुल इसको याद रखेंगे। और दोस्तों अभी हम जो है वो एक एक्सरसाइज करेंगे, नेवल एक्सरसाइज फ्रांस के साथ। तो उसका नाम भी जो है यार आपने याद रखना है, नाम क्या है, ला प्रोज। तो वो आपको पूछा जा सकता है, PEROUSC, इसको याद रखेंगे। ला प्रोज एक्सरसाइज जो है वो अप्रैल 2021 में होगी, वो भी बे ऑफ बंगाल में होगी। और पहली बार होगा कि इंडियन नेवी जो है वो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। और इवन और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्वाड मेंबर कंट्रीज जो है वो बन जाएंगी। तो मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश जो है वो होगी, ताकि ये क्वाड कंट्रीज जो है वो शायद जो है वो 5 कंट्रीज का एक ग्रुप जो है वो बन जाए, उसमें फ्रांस भी जो है वो शायद एंट्री ले ले। और इंडियन
नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आपको पता है एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया और यूएस ने ये एक्सरसाइज को किया बे ऑफ बंगाल में। तो बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ला प्रॉस के बारे में बता चुका हूँ जो अप्रैल 2021 में होगी। और इंडिया और वियतनाम भी रिसेंटली करके हटा है, कौन सी पास एक्सरसाइज, साउथ चाइना सी के अंदर। तो यार अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और अगला सेक्शन हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें है पहला, ओडिशा सेलिब्रेट्स 100th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी विजिट टू कटक। तो यार मतलब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट दिन हो गया कि गांधी जी पहली बार कटक के अंदर जो है वो प्रवेश किए थे। ये बात मैं कर रहा हूं 23 मार्च की 1921 की। तो ओडिशा ने जो है वो सेलिब्रेट किया इस दिन को कि यार 100 साल पूरे हो चुके हैं। और एक रेजोल्यूशन जो है वो ओडिशा कैबिनेट की तरफ से लिया गया है कि एक वर्ड अहिंसा, मतलब आप कह सकते हो अहिंसा वर्ड जो है वो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ऐड करने की सिफारिश जो है वो उन्होंने की है। मतलब कि अहिंसा वर्ड भी जो है वो क्या किया जाए, ऐड किया जाए। तो मतलब एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड ऐड करने की डिमांड उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ऑफ क्रेडा एट लट्टू विलेज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है कि लट्टू विलेज जो है वो आपको याद रखना है, नहीं, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लद्दाख के एरिया के अंदर है। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, राधाकृष्ण माथुर जी, आर के माथुर जी जो है वो क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के। और फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है ये किसकी, ये है कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। तो सिर्फ इतनी दो चीज़ें जो है वो आप इसमें याद रख सकते हो। नेक्स्ट, आरबीआई इंपोजेस 15 लाख पेनल्टी टू द फेडफिना। तो यार फिर से पेनल्टी अभी जो है वो एसबीआई के ऊपर लगी थी 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी, तो अभी फेडफिना के ऊपर जो है वो लग चुकी है कितने लाख की पेनल्टी, 15 लाख रुपए की पेनल्टी लग चुकी है, जो कि आरबीआई की प्रोविजंस हैं फ्रॉड्स को मॉनिटर करने के लिए, उनके ऊपर ये काम नहीं कर रहे थे। तो जो फेड बैंक है, जिसको हम फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कहते हैं फेडफिना को, तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो याद रखना है ये जो 74% जो स्टेक है फेडफिना के अंदर वो फेडरल बैंक का ही है, इसलिए इसका नाम फेडफिना पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, आरबीआई इशूड गाइडलाइंस ऑन द मर्जर एंड एमलगेशन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स धीरे धीरे करके मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है वो आप कह सकते हो एनपीएस उनके बढ़ते जा रहे हैं, काम करने का तरीका उनका जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए उनको मर्ज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके वो अब कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी गिव एसेंट टू 3 मेजर बिल्स। तो 3 नए बिल्स को जो है वो पास कर दिया गया। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन कौन से बिल हैं। एक तो नई बॉडी बनाई जा रही है यार, जिसका नाम है NABFID। इसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये एक नई बॉडी जो है वो बनाई जा रही है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि आगे काम होगा किसके लिए, इसमें काम होगा खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर तो होगा ही होगा, लेकिन नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने का काम होगा, जैसे कि बॉडी के नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, और इसमें आपने याद रखना है कि इस बॉडी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 100% शेयर जो है वो ऑन करती है, 100% बिल्कुल। नेक्स्ट है अगला बिल था हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर के ऊपर चर्चा की गई है और उसको थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसमें कुछ खास है, सिर्फ माइनिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के बारे में बात किया। तो 3 बिल रिसेंटली पास किए गए। नेक्स्ट, सू वुक एंड राजनाथ जी ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क एट द दिल्ली कंटोनमेंट। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास कह सकते हो कि साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए थे, और उन्होंने जो है वो टाई अप किया कि यार एक ऐसा पार्क होना चाहिए जो कि इंडो कोरियन की फ्रेंडशिप को दिखाता हो। और वो पार्क जो है वो कहाँ पे बनाया गया, दिल्ली कंटोनमेंट में बनाया गया है। और याद रखना है सू वुक जो है वो उनका नाम है, जो कि यहाँ पे आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। 28 और 29 फेब का हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन आप क्वेश्चन ऑफ द डे देख सकते हो कि कौन सा था। सलेज वाटर जो है वो किसको कहा जाता है? सलेज वाटर दोस्तों कहा जाता है वो पानी जो किचन का वेस्ट होता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा, और सिर्फ यहीं से आप इस क्वेश्चन को जो है वो याद रख सकते हो। तो उसको कहते हैं सलेज वाटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मतलब सिंपली पुराना नाम जो है वो आपने बताना है, और साथ में ये जरूर बताना है कि वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश कब किया गया था। बिल्कुल, ये 2 चीजें आपने जरूर बतानी है और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। तो यार 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। और यार अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप हमारे
करंट अफेयर्स को पीडीएफ से पढ़ रहे हो, इसलिए मैं कहता हूं कि पीडीएफ को सब्सक्राइब कर लें, 1 साल की या 2 साल की, कोई भी सब्सक्राइब कर लें, प्राइस दोनों का कम है और इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। किस तरह से मिलेगा? अगर आप इस कोड को यूज करेंगे, क्योंकि 90 से 95% करंट अफेयर यार हमारे ही करंट अफेयर से आते हैं। ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, आराम से रहें, खुश रहें, लेकिन जहां भी रहें पढ़ते रहें। और थैंक यू गाइस हमेशा के लिए कि आपने इस वीडियो को देखा और इतना प्यार दिया, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।